सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन स्टड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हमें पढ़ना है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हमें दो टाइप्स पढ़ना है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। और हमें दूसरी चीज पढ़नी है कि गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन क्या है। और हमें तीसरा पढ़ना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोशन के कुछ लॉ हैं जो कि हम इसमें पढ़ा है, जैसे कि चैप्टर का ही नेम है लॉ ऑफ मोशन, तो हमें यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को पढ़ना है। और हमें जानना है कि मोमेंटम क्या होता है और लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ये कुछ चीजें हैं जो हमको इस पूरे चैप्टर में कवर करना है और आज की इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। जो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले पढ़ना है वो है फोर्स। फोर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। तो फोर्स जो है वो है एक एक्सटर्नल फोर्स है, एन एक्सटर्नल एक्शन है, एन एक्सटर्नल एक्शन which causes different changes on the body, on the body on which it was exerted। जो हमारा फोर्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, उसमें हमें ये बताया जाता है कि फोर्स एक एक्सटर्नल एक्शन है जो किसी भी बॉडी पर अगर लगता है, जो एक्शन किसी भी बॉडी पर लग के उसकी उसकी स्टेट में या उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज ला दे, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स। जैसे कि कोई बॉडी अभी रेस्ट में है, उसके ऊपर हम लोग एक्शन कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं। वो एक्शन पुश हो सकता है, पुल हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी चीज को दबा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, ढेर सारे एक्शन हो सकते हैं। आपको कहीं कहीं अब पुश और पुल भी देखने को मिलता है, तो हम एक्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक्शन जो हमारा फोर्स है वो केवल पुश और पुल की वजह से नहीं होता है, वो कंट्रैक्शन की वजह से भी होता है और ढेर सारी चीजों की वजह से होता है। अगर आप किसी चीज को दबा रहे हैं तो भी उसका शेप चेंज होगा और डिफरेंट चेंजेस आएंगे उसकी प्रॉपर्टी में। तो अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे कि कोई भी बॉडी भी रेस्ट में है, हम उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, तो वो मोशन में आएगा। तो हम लोगों ने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल एक्शन किया जिसकी वजह से उस बॉडी की जो उस बॉडी में जो प्रॉपर्टीज है उस चेंजेस आ गई। प्रॉपर्टी क्या थी बॉडी की, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में था, लेकिन हम लोगों ने उसके ऊपर पुश लगाया, धक्का दिया उसको, तो वो मोशन में आ गया। तो चाहे हम मोशन में ला दें या मोशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला दे, या हम शेप चेंज करें, साइज चेंज करें, कोई भी एक्शन जो किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। अब हमारा जो फोर्स है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है। जो फोर्स है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है। टाइप्स ऑफ फोर्स, हमारे पास टू टाइप्स के फोर्सेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला जो हमारा है वो है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, तो जो बैलेंस्ड फोर्स है इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन है, इफ द रिजल्टेंट of all the forces is zero, then the force is said to be balanced force। जो हमारा बैलेंस फोर्सेस का डिफिनेशन हमें ये बताता है कि अगर कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर जब डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लगते हैं और उस बॉडी का जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाता है वो इक्वल हो जाता है, तो हम इसको बैलेंस फोर्स कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल लेके हम लोग समझ ले तो ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक आदमी इधर है, लेट पर्सन ए, ये हमारा कोई पर्सन ए है,
ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, 20 न्यूटन के फोर्स से, 20 न्यूटन के फोर्स से। और तब अगर ये आदमी अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉडी अभी रेस्ट में है और इसकी तरफ मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे हमारा फोर्स जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट हो जा रहा है, नेट मूवमेंट, यहाँ नेट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स, वो 0 नहीं हो रहा है, ये 20 हो जा रहा है। लेकिन अगर हम इसमें कोई चेंज करें और यहाँ पे एक पर्सन बी को ले लें, लेट पर्सन बी, ये भी हमारा पर्सन हो गया। अब ये भी पर्सन, ये जो पर्सन है ये भी इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे और 20 न्यूटन के फोर्स से ही खींचे। 20 न्यूटन का फोर्स से ए भी खींच रहा है उसे अपनी तरफ एंड बी भी खींच रहा है उसे अपनी तरफ। तो अगर आप देखेंगे इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो ए की तरफ जाएगा ना ही बी की तरफ जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, इस ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, क्योंकि ये भी 20 न्यूटन से उधर खींच रहा है और ये भी इधर खींच रहा है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। एक गेम होता है जिसमें रस्सी को, दो टीम रहती है, वो रस्सी को एक दूसरे की तरफ आपस में, एक टीम अपनी तरफ खींचेगी और दूसरी टीम दूसरे की तरफ खींचेगी। तो उसमें क्या होता है, अगर रस्सी को दोनों टीम सेम फोर्स से खींचती है तो रस्सी किसी की तरफ नहीं जाएगी। सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैलेंस फोर्स होता है उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है ऑलवेज इक्वल टू 0। रिजल्टेंट फोर्स मतलब वो फोर्स होता है जो कि उस बॉडी के स्टेट में चेंजेस लाता है। अब यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कोई भी बैलेंस फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट में, जो दो से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई होंगी वो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर ये इधर से खींच रहा है तो दूसरा वाला उसके अगेंस्ट खींचेगा। अगर दोनों एक ही साइड से खींचेंगे तो ये बैलेंस फोर्स में नहीं रह जाएगा। तो आपको ये दो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि बैलेंस फोर्स में हमेशा रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। दूसरा जो बैलेंस फोर्स होता है उसमें जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं। तो आपको बैलेंस फोर्स समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड टाइप जो कि है अनबैलेंस्ड फोर्स। आप समझ गए होंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स बैलेंस फोर्स का ही उल्टा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में यहाँ पे इफ द, यही डिफिनेशन में थोड़े से चेंजेस कर देने हैं। इफ द रिजल्टेंट फोर्स is not equal to 0, then the force is unbalanced। तब जो हमारा फोर्स होगा इसका अपोजिट होगा, बैलेंस फोर्स का अपोजिट होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स। इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर 2 फोर्स अप्लाई हो, 3 फोर्स अप्लाई हो, चाहे जितने फोर्स अप्लाई हो, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 नहीं होगा, 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था वो वाला ऑब्जेक्ट जो कि 2 पर्सन खींच रहे थे, एक पर्सन यहाँ पे ए था, एक पर्सन यहाँ पे बी था, ये ए और बी हो गया। अगर ये पर्सन ए यहाँ 20 न्यूटन से फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, और ये वाला दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा पर्सन जो बी है, ये 25 न्यूटन का फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो आप देखेंगे कि जो बी पर्सन है इसका जो फोर्स है वो ज्यादा है और ऑब्जेक्ट भी उसी की तरफ मूव करेगा। और इस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 20 इधर लग गया, 25 इधर से लगा, तो 20 आपस में वो खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय होंगे फोर्स। और जो हमारा 5 बचा, 5 न्यूटन फोर्स की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स हमारा 5 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो होता है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ये कितने भी डायरेक्शन में लगे, चाहे ये अगेंस्ट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे सेम डायरेक्शन में, उससे हमसे कोई मैटर नहीं है। ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया।
अब जैसा कि हम लोगों ने फोर्स का डेफिनेशन देखा है, तो जनरली हम अनबैलेंस फोर्स की ही बात करते हैं, क्योंकि बैलेंस फोर्स की वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आते। लेकिन हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा है कि कॉज डिफरेंट चेंजेस, चेंज कॉज करेगा तो हम लोग उसे फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स में ही केवल चेंज हो रहा है, बैलेंस फोर्स में चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होती है, इसमें पेयर ऑफ फोर्सेस अप्लाई होते हैं, यानी कि एक फोर्स नहीं रहेगा, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई होंगे। और जो फोर्स होता है वो जनरली केवल और केवल एक ही एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा फोर्स का टॉपिक खत्म हो गया। अब हमको पढ़ना है कि गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन क्या था, और उसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है गैलीलियोस का ऑब्जर्वेशन। उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया था, कुछ इस प्रकार से एक प्लेन था, और यहाँ पे स्लाइडिंग थी। उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया और वो प्लेन फ्रिक्शनलेस था, फ्रिक्शनलेस था, यानी कि इस प्लेन पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, इसका जो सरफेस था वो स्मूथ था। तो उन्होंने एक बॉल लिया और यहाँ से इस पॉइंट से ड्रॉप कर दिया, ये बॉल लिया उन्होंने और इस पॉइंट से इसको ड्रॉप कर दिया, इस डायरेक्शन में बॉल मूव करी, और जब ये बॉल यहाँ पे पहुंची तो फिर ये दूसरे डायरेक्शन में मूव की, ये दूसरे डायरेक्शन में मूव की। और जो उन्होंने बॉल को जिस हाइट से छोड़ा था उसको उन्होंने एच से डिनोट किया था, ये जिस हाइट से उन्होंने बॉल को छोड़ा था उसको उन्होंने एच से डिनोट करा। और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम इस बॉल, जैसे जैसे ये बॉल को अगर हम छोड़ दिए, जैसे जैसे ये बॉल नीचे आती जाएगी वैसे वैसे इस बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है जो कि हमारी ग्रेविटी है। कोई भी चीज हमारे अर्थ के सरफेस पे ही क्यों गिरती है, क्योंकि हमारी जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसलिए जैसे जैसे बॉल नीचे आता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। पहला ऑब्जर्वेशन उनका ये था। और दूसरा उन्होंने बताया, उन्होंने जिस एंगल से उस बॉल को फेंका था, जिस एंगल से उस बॉल को ड्रॉप किया था, उस एंगल को उन्होंने लेट किया था थीटा। और उन्होंने बताया कि जो बॉल है जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी फिर वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगी, और ये जिस डिस्टेंस को कवर करके आई है, यानी कि जो डिस्टेंस एस है जिसको कवर करके आई है, उतने ही डायरेक्शन, उतने ही डिस्टेंस इस साइड मूव करेगी। ये S1 इसके इक्वल होगा। अगर ये हाइट जो हमारा है उससे हम बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बॉल का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता आएगा, और क्योंकि हमारी ग्रेविटी जो कि अनबैलेंस फोर्स की तरह वर्क करेगी उसकी वजह से होता है। उसके बाद जब ये सर्टेन पॉइंट सरफेस पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद ये दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये सेम हाइट को कवर करेगा, सेम हाइट को कवर करेगा, जितना ये हाइट है इसी हाइट को कवर करेगा, इसी हाइट को कवर करेगा। जिस हाइट से हम लोगों ने इस बॉल को ड्रॉप करा था उसी हाइट को ये कवर करेगा। और जो हमारा ये एंगल थीटा है, जिस एंगल में ये बॉल जाएगी, अगर वो एंगल θ1 हम लोग उसे लेट कर रहे हैं θ1, और अगर हमारा जो थीटा है वो θ1 के इक्वल हो गया, यानी कि जिस एंगल से वो बॉल आई थी अगर उसी एंगल पे वो बॉल गई तो हमारा जो एस होगा, देन जो हमारा एस होगा वो होगा S1 के इक्वल। पहला तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेलोसिटी बढ़ेगी बॉल की, क्योंकि जो अनबैलेंस फोर्स में वर्क कर रहा है। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर ये जो एंगल थीटा है, ये दूसरे एंगल θ1 जिस दूसरे डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है θ1 अगर इक्वल हो गए तो डिस्टेंस दोनों का सेम हो जाएगा। और अगर ये बॉल यहाँ पे आया और ये कुछ नीचे से गया, नीचे से गया, आप इस प्रकार से ले सकते हैं। अगर यहाँ से गया तो जो हमारा एंगल बनेगा वो होगा θ2, θ2। तो एंगल जो हमारा θ2 अगर हमारे एंगल इस एंगल से लेस हुआ, इफ एंगल θ2 लेस देन एंगल थीटा, तो हमारा जो S2 होगा, देन S इज लेस देन S2, यानी कि तब जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बॉल वो एस जो हमारा वैल्यू है उससे ज्यादा होगा। तो लेकिन हमको ये ध्यान रखना है
यहाँ पे एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, वो होगी इस बॉल की हाइट। जिस हाइट से बॉल को छोड़ा गया था, ड्रॉप किया गया था, उसी हाइट पे वो बॉल जाके रुकेगी, चाहे वो डिस्टेंस s1 हो, s2 हो या s हो। और हमें ये भी ध्यान रखना है तो उन्होंने केवल थीटा 1 और थीटा 2 के लिए ही नहीं, इसके आगे थीटा 3, थीटा 4 इसी सीक्वेंस में होता रहेगा। अगर आप और कम लेके जाएं और ये थीटा 3 बने, थीटा 3 थीटा से भी कम है, थीटा 2 से भी कम है, और थीटा 2 हमारा थीटा से कम है, तो ये हमारा जो सीक्वेंस बन के आया है, ये जो हमारा सीक्वेंस बन के आया है, तब क्या होगा, देन यस इज लेसर देन s2 इज लेसर देन s3, तब ये हमारा जो डिस्टेंस s3 हो जाएगा, ये हमारे इससे भी ज्यादा होगा एंड इससे भी ज्यादा होगा। तो ये हमारे गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन के ऊपर 3 लॉ दिए थे, जिसमें से हमारा जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, हमें ये बताता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो वो उसी मोशन में ही रहेगा और उसी रेट से ट्रेवल करेगा। और अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में ही रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता है। उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा तब तक उसका कोई भी स्टेट चेंज नहीं होगा, चाहे वो स्टेट मोशन का हो या चाहे रेस्ट का हो। तो हम लोग एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कि न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार a body continue to be in state of rest or in state of uniform motion along a straight line unless some external unbalanced force is applied। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन ही करती रहेगी, जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेंगे तब तक कोई हमें फोर्स अप्लाई ना करे मोशन में आने के लिए। तो हमको, अगर हम स्टेट में है तो हमको मोशन में आने के लिए कोई फोर्स चाहिए, कोई फोर्स चाहिए कि हमें कोई फोर्स अप्लाई करे, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो हमारे ऊपर, जिससे हम रेस्ट से मोशन में आ सके। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। एक कॉमन सा एग्जांपल, जब हम लोग बस या किसी भी व्हीकल में ट्रैवल करते रहते हैं तो अगर सडनली ब्रेक लग जाता है, तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप ध्यान दें तो हमारी जो बॉडी है, ब्रेक लगने से पहले जो हमारी बॉडी है, वो जो बॉडी हमारी सीट के कांटेक्ट में है, जिस सीट पर हम बैठे हैं, जो बॉडी हमारी सीट के कांटेक्ट में है, हम मोशन में है तो हम हमेशा मोशन में ही रहेंगे जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता। जो हमारा ब्रेक है वो अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स लगा, हमारी नीचे की बॉडी तो हमेशा नीचे ही जाना चाहती है, जो हमारी नीचे की बॉडी है वो हमेशा मोशन में रहेगी, और हमारा जो ऊपर का बॉडी है, ये भी हमारा ऊपर का बॉडी मोशन कर रहा था जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ था। लेकिन जब ब्रेक अप्लाई हुआ तो व्हीकल की जो सीट है, बस की सीट हो, कार की सीट हो, किसी भी चीज की सीट हो, तो वो तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएंगी, तो हमारा निचला बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा और वो मूव नहीं करेगा। लेकिन हमारा हेड वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन हमेशा मोशन करने की ही सोचेगा, वो सोचेगा कि हम मोशन कर रहे थे और हमेशा मोशन में ही रहे, तो हम आगे की तरफ ऐसे कुछ इस प्रकार से गिर जाते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। इसका जो अपोजिट एग्जाम्पल है, कोई भी अगर बॉडी रेस्ट में है या व्हीकल रेस्ट में है, एकाएक स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं, उसमें भी सेम कंडीशन है। जो हमारा नीचे का पार्ट है जिससे हम सीट के कांटेक्ट में है, वो सोचता है कि हम रेस्ट में रहें, और हमारा ऊपर वाला बॉडी रेस्ट में रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा व्हीकल स्टार्ट होता है, व्हीकल स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा, तो हमारा नीचे का बॉडी आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला बॉडी सोचेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, तो वो रेस्ट में रहेगा, तो जो आगे बॉडी, हमारे नीचे वाला आगे बॉडी जाएगा तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के। अब अपने बढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ। जो हमारा सेकंड लॉ है न्यूटन का, उसको पढ़ने से पहले हमको मोमेंटम को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है वो पूरी तरह से मोमेंटम पे ही डिपेंड है। हम मोमेंटम को पढ़े उससे पहले हम एक चीज जो हमको न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ना चाहिए था वो हम नहीं पढ़े, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम
स्टेट ऑफ रेस्ट में हमेशा जो रहते हैं, अगर हम स्टेट ऑफ रेस्ट में हमेशा रहें या हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में रहे, इस कैपेसिटी को इनर्शिया कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो अगर हमेशा वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी तो इसे हम इनर्शिया कहते हैं। और इस पहले लॉ में हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम पूरा हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ में यूज होगा, इसलिए हमको पहले मोमेंटम पढ़ना है। तो मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is called as momentum। आपको मोमेंटम को जान लेना क्या है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा मोमेंटम हमें मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। जो हमारा मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में देख लिया। और मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा ट्रक है, उसका मास बहुत ही ज्यादा होता है। अगर बहुत ही कम स्पीड में ट्रक रहे और किसी भी आदमी को वो जिससे एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी आदमी से एक्सीडेंट हो जाए, तो वो आदमी के मरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उस ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है। यहाँ की उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, फिर भी पर सेकंड रहेगा, फिर भी बहुत ही ज्यादा है कि उस पर्सन को किल कर सके। क्योंकि अगर हम मोमेंटम निकालेंगे तो हमको मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट चाहिए। अगर मास ज्यादा हुआ तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा हुआ तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर अब मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे कोई भी गन है, उसकी जो बुलेट होती है, वो जब किसी भी बॉडी में लगती है, तो अगर कोई जिंदा है तो वो मर सकता है, यानी कोई पर्सन है तो वो मर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो बुलेट है उसका मास तो बहुत कम है, तो फिर क्यों आदमी मर जाता है? क्योंकि जो बुलेट की वेलोसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये वेलोसिटी और मास को ही हम लोग प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। और हमारा मोमेंटम कई जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि मैंने आपको दो एग्जांपल्स बता दिए। इन दोनों कंडीशन में हमारा मोमेंटम का टॉपिक यूज होता है। तो ये हमारा मोमेंटम था। और आपको याद रखना है कि जो मोमेंटम का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से। जो हमारा मास होता है उसका यूनिट होता है केजी, और हमारी जो वेलोसिटी है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आ गया यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको कुछ ऐसे कंडीशंस ध्यान रखने हैं जिसमें हमारा मोमेंटम जीरो है। अगर हमारी बॉडी का वेलोसिटी जीरो है, यानी कि हमारी बॉडी रेस्ट में है, तो हमारा मोमेंटम जीरो हो जाता है। ये एक फैक्टर है मोमेंटम के बारे में। अब मोमेंटम हमारा क्लियर हो गया। पढ़ते हैं अपने सेकेंड लॉ को, जो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है, उसमें मोमेंटम जिसमें यूज हुआ है उसको पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूटन का जो सेकंड लॉ वो पूरी तरह से मोमेंटम पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इस लॉ के अनुसार द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी कि अगर किसी भी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, वो उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? हम लोगों ने देखा मोमेंटम, जो मोमेंटम है हमारा, मोमेंटम जो था वो तो था मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम का जो चेंज होगा, रेट होगा, चेंज होने का जो रेट होगा वो उसकी वेलोसिटी के चेंज होने के रेट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जो हमारा मास है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो नहीं चेंज होने वाला है। तो आप देखेंगे जो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये इक्वल हो जाएगा हमारे मास
अब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर रहा है, तो हमारी जो बॉडी है उसका मास नहीं चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज की बात आती है तब हम दो वेलोसिटी लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से। तो रेट होगा तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, v माइनस u। अब कहीं भी फिजिक्स में कहीं भी रेट बोले तो समझ लीजिए वहां पे डिवाइड करने की बात कर रहा है टाइम से। रेट मतलब दर, समय से जितने समय से वो कार्य हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, वो हमारा रेट आ जाएगा। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। अब यहाँ पे कहा गया है इस लॉ के अनुसार जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ये एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। इट मीन्स दैट m इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, और ये हमारे एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। अब ये हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यही बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वल कहने की बात इसमें अभी ये था कि इक्वल नहीं कहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, तो एफ रहेगा। इनडायरेक्टली बोलेगा तो 1/f हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है v माइनस यू अपॉन टी। इक्वल करेंगे तो ये जब प्रोपोर्शन हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा k इंटू एफ। और हमें आपको याद रखना है कि जो k का वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसलिए हमको यहाँ पे k को हटा देना है और 1 रख देना है, और 1 रखेंगे तो वैल्यू f ही आएगा, इज इक्वल्स टू m इंटू v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू f, क्योंकि k का वैल्यू 1 है। अब यहाँ से हमको ये v माइनस यू अपॉन टी देखना है। अगर आपने इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा जो v माइनस यू अपॉन टी होता है, इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये हमारे एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का ही चेंज हो रहा है, रेट वेलोसिटी के चेंज होने का रेट यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू ए। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा जो हम लिख देंगे ब्रैकेट में, बिकॉज v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए। एक्सीलरेशन, ये आपको पहले चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा एक्सीलरेशन क्या होता है। तो यहाँ से हमारा फोर्स का एक क्वांटिटेटिव फॉर्मूला निकल के आ गया, इट मींस दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और न्यूटन का जो हमारा सेकेंड लॉ है ये केवल इसी चीज को बताता है, और इस फॉर्मूला से ही हम फोर्स के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। अगर आपको न्यूटन का लॉ पूछ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं सेंटेंस में, और अगर आपको कहीं भी डेरिवेशन पूछ रहा है, फोर्स के वैल्यू का डेरिवेशन पूछ रहा है कितना आएगा, फोर्स का डेरिवेशन करिए, फॉर्मूला कैसे आया, वहां पे आप न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज करके दिखाएंगे कि ये जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है वो कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं अपने न्यूटन की थर्ड लॉ की तरफ। जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है, इससे हमें उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दिया जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन के हमेशा एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। जैसे कि अगर आप किसी भी एक्शन करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उतना ही फोर्स एज रिएक्शन आप पर भी अप्लाई होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, अगर आप तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ और पैर से पानी को पीछे धक्का देते हैं। आपने एक्शन किया, पानी को पीछे धक्का दिया, अब वो पानी आपको आगे की तरफ धक्का देगा, और ये रिएक्शनल फोर्स है जो कि आपको तैरने में मदद करता है। आपने एक्शन लगाया, एक्शन किया, पानी को पीछे धक्का दिया, अब पानी वो आपको धक्का दे रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा दूसरा रिएक्शन रहता है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इक्वल रहता है, इक्वल अमाउंट पे। तो ये हमारा दिस लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन कर रहे हैं उसका एक रिएक्शन फोर्स होगा जो कि उस फोर्स के इक्वल होगा, जो एक्शन में हम फोर्स यूज कर रहे हैं उसके तरफ इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पहला एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया स्विमिंग का, दूसरा है वॉकिंग का। अगर हम चल पा रहे हैं तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से ही है। उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया था उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हम चलने के लिए पहले तो अर्थ के सरफेस पे बहुत प्रेशर है, हम फोर्स लगाते हैं, तो अर्थ जो है हम हमारे पैर के ऊपर भी फोर्स लगाती है, और जो हमारा पैर है वो उठता है, और हम पीछे अर्थ के सरफेस को
अर्थ के सरफेस को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो वो हमारे पैर को आगे की तरफ एंड रिएक्शन फोर्स देता है जिसकी वजह से हमारा पैर आगे जाता है। अब ये हमारे 2 एग्जांपल्स हो गए। एक एग्जांपल और आप देख लीजिए, कोई भी बुलेट है, बंदूक, कोई भी बुलेट यानी गन है और बुलेट, तो अगर आप किसी भी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो आप देखेंगे बुलेट आगे की तरफ जाएगा और जैसे ही आप बुलेट को फायर करेंगे तो आपकी बंदूक, आपका गन पीछे की तरफ भी रिबाउंड करता है और ये रिएक्शनल फोर्स की वजह से ही होता है जिसको हम न्यूटन के थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो बुलेट जा रही है उसके रिएक्शन में एक फोर्स आ रहा है जिससे हमारा गन पीछे आ रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो बुलेट है वो बहुत ज्यादा स्पीड से जाता है लेकिन हमारा जो गन है वो बहुत ही स्लो स्पीड से, बहुत ही स्लो आता है पीछे, क्योंकि जो हमारे बुलेट का मास है वो कम है तो उसका मोमेंटम कम है और जो हमारा जो गन है उसका मास ज्यादा है। तो हम इसकी वजह से जो होता है हमारा जो गन है मास ज्यादा होने के कारण वो कम पीछे आता है। और आप देखेंगे कि इन दोनों केसेस में या तो बुलेट के जाने का मोमेंटम और गन के पीछे आने का मोमेंटम सेम होता है। ये आपको अभी पढ़ना है, आगे एक लॉ है जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नाम एक लॉ है, उसमें आपको पढ़ना होगा। तो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा थर्ड लॉ में न्यूटन के, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि जिसका एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है तो उसका मोमेंटम भी हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी गन वाला एग्जांपल लिया था, तो अगर ये कोई गन है, इस प्रकार से अगर कोई गन है और ये हमारा बुलेट यहाँ से फायर हुआ है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब देखेंगे आप गन के पीछे आने की भी एक वेलोसिटी है और बुलेट के आगे जाने की भी एक वेलोसिटी है। गन का मास भी अलग है, बुलेट का मास अलग है। गन का मास ज्यादा है बुलेट से, तो यहाँ पे हम मास m1 मान लेते हैं बुलेट का, और ये जो गन का जो मास है वो m1 है, बुलेट का जो मास है वो m2 है। तो ये m1 m2 दो मासेस हो गए बुलेट और गन के। जो हमारा गन का वेलोसिटी है वो मान लेते हैं v1 है और जो बुलेट का वेलोसिटी v2 है। तो आप यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो ये लॉ है इससे आप पाएंगे कि जो m1 इंटू v1 यानी कि जो हमारा p1 है, p1 यानी कि इसका मोमेंटम जो होगा वो p1 होगा, इसका मोमेंटम p2। तो जो हमारा p1 होगा वो p2 के इक्वल होगा। जो हमारा मोमेंटम गन का होगा वही मोमेंटम हमारे बुलेट का होगा। हमारे मोमेंटम गन का क्या होगा, मास होता है इंटू वेलोसिटी होता है। मास क्या है, m1 है, वेलोसिटी क्या है, v1 है, बराबर होगा मास m2 वेलोसिटी v2। तो हमारा जो गन और बुलेट का मोमेंटम होगा वो सेम होगा। इसी की वजह से जो हमारा गन है वो बहुत ही स्लोली, उसका कम वेलोसिटी से पीछे आता है क्योंकि इसका मोमेंटम बराबर होता है। और अगर ये बहुत तेजी से पीछे आएगा, जिसका मास पहले से ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये मोमेंटम अनइक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये मोमेंटम अनइक्वल हो जाएगा, तो ये इस लॉ को अनफॉलो करेगा। लेकिन इसीलिए जो हमारा बुलेट होता है वो बहुत ही कम स्पीड से पीछे आता है, जबकि जो हमारा बुलेट है उसका मास कम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। होप करते हैं आपको ये पूरा टॉपिक जो मैंने अभी तक समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।